students. Welcome to the new chapter of class 12th, and that is surface chemistry. Surface chemistry. Okay. Surface chemistry. As the name indicates, chemistry means chemical reactions. Surface means surface. Okay. तो यहां पे क्या होगा? Chemical reactions taking place on surface of any substance. Now this any substance, it may be solid, it may be liquid, right? तो in this chapter सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं सरफेस. हम स्टडी करेंगे सरफेस, इट्स नेचर एंड वेरियस फिनोमिनास occurring on it. अपनी डेली लाइफ के अंदर आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री के ये सरफेस वाले रिएक्शंस कहां देखे हैं? अभी मैं जब बात करूंगी आप सबको याद आने शुरू हो जाएंगे. आजकल रेनी सीजन है, रस्ट सबने देखा होगा. कोई ना कोई आयरन का आर्टिकल आपके नियर बाय जरूर होगा जिसके ऊपर आप रस्ट देख पा रहे होंगे. ठीक है, ये कोई आयरन का पीस है, राइट? और दिस इज आयरन पीस एंड नाउअडेज आप इस आयरन पीस के ऊपर इस तरीके से पाउडरी पाउडरी सा सब्सटेंस देख पा रहे हैं. ऐसे पाउडरी पाउडरी सा है ना, ऑरेंज कलर का पाउडरी सा सब्सटेंस आप देख पा रहे हैं. तो ये रहा सरफेस, सरफेस ऑफ आयरन. और उसके ऊपर ये एक बाहर से ये दूसरा सब्सटेंस उसके ऊपर सेटल हो गया. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, राइट? एड्सॉर्प्शन के अंदर अब सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हमने सरफेस ले लिया और उसके ऊपर दूसरे पार्टिकल्स लगे. ठीक है, तो दीज आर पार्टिकल्स ऑफ रस्ट सिटिंग ऑन सरफेस ऑफ आयरन, राइट? तो ये जो सरफेस ऑफ आयरन है ये हो गया सरफेस. इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट. और ये जो पार्टिकल्स ऑफ रस्ट हैं जो इसके ऊपर सेटल्ड हैं इसे हम बोलते हैं एड्सॉर्बेट. तो इसको हमने एड्सॉर्प्शन बोला. जितने भी सरफेस फिनोमिनाज हैं जो सरफेस के ऊपर अकर होते हैं, सरफेस के ऊपर ही उनको ऑब्जर्व किया जाता है. अब देखो ये रस्ट लगा है, अगर आप इस रस्ट को एक आपने सैंड पेपर लिया और ऐसे उसको झाड़ के आयरन के पीस को रस्ट पे उसके सैंड पेपर के साथ आपने उसको साफ किया, रस्ट हट जाता है. रस्ट वहां से हट जाएगा और अंदर से आयरन का पीस निकल आएगा. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने बात की थी कि रस्टिंग बाहर से अंदर को जाना शुरू होती है. ऊपर का सरफेस जब खराब हो जाएगा फिर उसकी नेक्स्ट लेयर निकल आएगी. काम उसने सरफेस के ऊपर ही करना है. ठीक है, अच्छा. इसके अलावा अब यहां पे दो चीजें आपके पास आ गई. एक सरफेस, और वो सरफेस हो सकता है सॉलिड का भी और लिक्विड का भी. ठीक है, अब सॉलिड के ऊपर जो केमिकल कंपाउंड आके सेटल होगा वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैशियस फॉर्म में भी हो सकता है. मतलब एड्सॉर्बेट इट मे बी इन एनी फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड और गैस. लेकिन जो एड्सॉर्बेंट है ये या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा. और प्रोसेस क्या है? सिर्फ सरफेस के ऊपर ही वो सेटल्ड होगा. अच्छा, आप लोगों ने सबने डस्टर देखा है क्लास में, राइट? इसके साथ तो थोड़ी कम दिक्कत आती है. अब ये जैसे डस्टर है, ठीक है, यहां से आपको पार्टिकल झड़ते हुए दिखाई नहीं दे पा रहे होंगे क्योंकि इंक है. लेकिन जब हम चौक और डस्टर की बात करते हैं, जब भी आप बोर्ड को रब करते हो डस्टर के ऊपर यहां पे डस्ट पार्टिकल सेटल हो जाते हैं
वो इसके अंदर नहीं चले जाते कि इसके अंदर चले गए, हम उसको निकाल ही नहीं पा रहे हैं, वो सरफेस के ऊपर है। आप जैसे उसको ऐसे ऐसे करके झाड़ेंगे वो सारे के सारे हट जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हट जाते हैं। तो जो इसके ऊपर अब डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या हुआ, एड्सॉर्बेट। और ये जो बेस है ये क्या है, डस्टर क्या है, एड्सॉर्बेंट, राइट। तो एड्सॉर्प्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, अच्छा ये तो 2 एग्जांपल हुई, वन मोर एग्जांपल। आप लोगों ने कई बार देखा होगा घर में हम ब्रेड रखते हैं, आजकल जल्दी खराब हो जाती है, उसके ऊपर फंगस लग जाती है ना। तो कहां पे होती है वो, ब्रेड के सरफेस के ऊपर। घर में अचार खराब हो जाता है, फंगस कहां पे लगती है, बिल्कुल सरफेस के ऊपर। ऊपर ऊपर वाला अचार खराब होता है, नीचे वाला अचार बिल्कुल सही होता है। तो दीज आर सरफेस फिनोमिना, तो वी कांट गेट रिड ऑफ देम, हमारी लाइफ का हिस्सा है ये, ठीक है। तो अब अगर मैं एड्सॉर्प्शन को डिफाइन करना चाहूं, मैं डी थोड़ा बड़ा डाल रही हूं, एड्सॉर्प्शन इट इज the process of attracting and retaining molecules of liquid or gases by a surface of liquid or solid, ठीक है। और इससे होगा क्या, रिजल्टिंग इनटू मोर कंसेंट्रेशन ऑफ लिक्विड और गैस पार्टिकल्स ऑन सरफेस एज कंपेयर टू देयर कंसेंट्रेशन इन बल्क। एटमॉस्फेयर के अंदर उनकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ओके, बल्क में था, दूर दूर तक ह्यूमिडिटी है, लेकिन जब हमने एक सरफेस ऐसा रख दिया जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो वहां पे अब क्या होगा, जैसे ये सरफेस है, यहां पे ये पार्टिकल्स हैं, ठीक। तो पार्टिकल्स जुड़े थोड़ी होंगे, ऐसे दूर दूर होंगे, लेकिन इस सरफेस की टेंडेंसी है इनको अट्रैक्ट करने की। तो ये पार्टिकल सारे के सारे ऐसे आके इसके सरफेस के ऊपर बिल्कुल साथ साथ सेटल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे। नाउ दिस इज कंसेंट्रेशन एट सरफेस, और ये इनकी कंसेंट्रेशन कहां पे है, बल्क में, सराउंडिंग में, बल्क में उनकी जो कंसेंट्रेशन है उससे ज्यादा उनकी कंसेंट्रेशन सरफेस के ऊपर हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, ठीक है। हम लोग क्लास में बैठते हैं, डेस्क लगे हुए हैं, तो डेस्क इज द सरफेस, एड्सॉर्बेंट। आप लोग आते हो, डेस्क पे बैठते हो, यू पीपल गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस, आफ्टर अटेंडिंग योर लेक्चर आप फिर से क्लास को छोड़कर चले जाते हो, सरफेस वहीं का वहीं, आपने सिर्फ सरफेस को यूज किया। अब यहां पे केमिकल रिएक्शन क्या थी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इंटरैक्शन, ओके, उसके बाद आप उठ के चले जाते हो, सरफेस फिर से वैसे का वैसे, राइट। तो इस तरीके से सिर्फ सरफेस के ऊपर होने वाली रिएक्शंस को हम डील करेंगे। तो एड्सॉर्प्शन में सिर्फ मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्शन एंड रिटेनिंग ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, ओके। अब जब ये बैठ गए तो दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, राइट। अब इसका रिवर्स करें, यहां पे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस को छोड़कर जाना शुरू कर देंगे, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का उल्टा डीसॉर्प्शन। तो इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ, दिस इज रिमूवल ऑफ adsorbate molecules from the surface of adsorbent, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीसॉर्प्शन, ओके। एक और डेफिनेशन आती है, ओकल्जन,
OCCU, occlusion. Occlusion क्या होती है? It is adsorption of gases on the surface of metals. अब ये स्पेशल केस है एड्सॉर्प्शन का, जब हम सॉलिड की जगह पे स्पेशली मेटल्स लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम. तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस इट इज एड्सॉर्प्शन, दिस इज एड्सॉर्प्शन, बट स्पेशली इन द केस ऑफ सॉलिड व्हेन मेटल इज प्रेजेंट, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं occlusion, राइट? ओके, अब एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों को अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो, अब आपको दो चीजें क्लियर हो गई यहां पे. एक है एडसॉर्बेट, दूसरा है एडसॉर्बेंट. एडसॉर्बेट, द मॉलिक्यूल्स which are retained on the surface of adsorbent. ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडसॉर्बेट. और which are retained की जगह पे मैं लिखती हूं which are adsorbed. Now adsorbent, the surface on which adsorption take place. Adsorption take place, उसे हम क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेंट. ठीक है, अब देखो ये दोनों में डेफिनेशन हो गई और कौन सा सरफेस क्या होता है वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया. अब एक तरफ है एड्सॉर्प्शन और एक तरफ है एब्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन. ओके, मान लीजिए हमारे पास एक जगह पे चाय गिर गई. चाय गिर गई. ओके, मेरे पास है फिल्टर पेपर. चलो फिल्टर पेपर छोड़िए, घर में टिश्यू पेपर रहता है, टिश्यू पेपर. और दूसरा है हमारे पास A4 शीट. ठीक है, तीसरा है मेरे पास कार्बन पेपर. ठीक है, और जहां आप स्टडी कर रही हो ना, चाय वहां पे गिर गई. इन तीनों में से आप कौन सा पेपर उठा के उस चाय को हटाने की कोशिश करेंगे? ऑब्वियसली टिश्यू पेपर. जैसे ही टिश्यू पेपर को आप चाय के ऊपर रखेंगे, ये उसको क्या कर लेगा? सोख लेगा. सोख लेगा मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा. एब्जॉर्ब कर लेगा. कहीं पानी गिर जाता है तो आप हमेशा कॉटन का क्लॉथ यूज करते हैं, नायलॉन यूज नहीं करते, क्योंकि नायलॉन से पानी बिखर जाता है, कॉटन उसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. राइट? एब्जॉर्ब किया तो जो चाय है वो नीचे थी, वो आपको टिश्यू पेपर के ऊपर तक दिखाई देगी. ऊपर तक दिखाई देने का मतलब, अगर ये टिश्यू पेपर का हमारे पास पीस है, नीचे चाय, ठीक है, ये मैं इसको ऐसे बता देती हूं कि इस तरीके से इसके अंदर पार्टिकल्स ऐसे जुड़े हुए हैं. राइट? तो जो चाय के पार्टिकल्स हैं वो इसमें पूरी तरह से फैल जाएंगे. ठीक है, पूरी तरह से ऐसे फैल जाएंगे, नीचे ऊपर एक जैसे दिखाई देंगे. मतलब बल्क और इस सरफेस के अंदर चाय की डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी? सेम. कंसेंट्रेशन ऑफ टी, टिश्यू पेपर और बल्क कहां था? जहां वो गिरी हुई थी. अब आर पार वो आपको दिखाई देगी, थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन हो जाएगी. लेकिन व्हाट विल हैपन अगर आप A4 शीट यूज करते हैं? फोटोस्टेट वाला कागज होता है ना, पेपर लेते हो आप फोटोस्टेट वाला, दैट इज A4 शीट. आपने चाय के ऊपर A4 शीट रख दी. बहुत बार ऐसा हुआ होगा, A4 शीट पे काम करते करते कई बार आप लोग गीले हाथ लगा देते हो, एकदम से वो पेपर वेट नहीं होता. आप करके देख लेना, ज्यादा चाय मत गिराना, आप करके देख लीजिएगा. जैसे ही आप उस पेपर को उसके ऊपर रखेंगे, पहले तो जो टी है या वाटर है वो ऐसे फैल जाएगा, क्योंकि A4 शीट उसको इजीली एब्जॉर्ब नहीं करती.
लेकिन उसका सरफेस गीला हो जाएगा, मींस वाटर की एब्जॉर्प्शन जरूर हुई, वाटर एब्जॉर्ब जरूर हुआ है, सरफेस गीला कर दिया। और A4 शीट एक साइड से गीली होगी, दूसरी साइड से आपको वो ड्राई नजर आएगी, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये शीट भी आपको एब्जॉर्प्शन करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। पहले वो एब्जॉर्ब हुआ, फिर वो एब्जॉर्ब हो गया। तो समटाइम्स जब हमारे पास इन दोनों टर्म्स इकट्ठी आ जाती हैं, व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस टुगेदर, तो हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, दैट इज जॉर्प्शन। तो हम सिंपली उसको बोलते हैं जॉर्प्शन। जो बिल्कुल सरफेस फिनोमिना है, जैसे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, हम इस चैप्टर में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन ही बोलेंगे। लेकिन बहुत से प्रोसेसेस ऐसे हैं जो एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट होते हैं और लेटर ऑन वो एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सच प्रोसेसेस आर नोन एज जॉर्प्शन। ओके, लेट्स सी वन मोर थिंग। अब ये जो हमारा एक्शन ऑफ सोप है, आपने बड़ी डिटेल में देखा हुआ है, मिसेलीज कहां बनती हैं, सरफेस के ऊपर। तो एक्शन ऑफ सोप, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे के सारे प्रोसेसेस किसके अंडर आते हैं, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। जितने भी जियोलाइट्स हैं, है ना, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम जियोलाइट्स यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। तो इनको हम बहुत जगहों पे यूज करते हैं। तो अब आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या है। देखिए, अब मैं एग्जांपल लेती हूं। एक है हमारे पास, दिस इज सिलिका जेल, पीस ऑफ सिलिका जेल, और इधर है मेरे पास अ पीस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, राइट। तो सिलिका जेल और कैल्शियम क्लोराइड, इन दोनों को हम यूज कहां करते हैं, देखना। सिलिका जेल के अंदर जितने भी वाटर, इनको हमने पानी में रख दिया, ओके, वाटर में डाल दिया, तो ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, जितने भी इसका सरफेस है, इट विल बी कवर्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, इट विल बी कवर्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। सारे का सारा सरफेस, जरूरी नहीं एक ही लेयर होगी, ये ऐसे 2-3 लेयर्स में वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन सिलिका जेल के अराउंड बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू बल्क। तो दिस इज सिलिका जेल, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड के केस में क्या होगा, आप देखेंगे जिस कंटेनर में हमने इसको पानी में डाला ना, इसके क्रिस्टल को, कैल्शियम क्लोराइड का क्रिस्टल है ये सिलिका जेल का क्रिस्टल था, तो आप देखेंगे कि इसमें वाटर की कंसेंट्रेशन थ्रू आउट सेम है। इस तरीके से वाटर की कंसेंट्रेशन अंदर बाहर सेम है। कैल्शियम क्लोराइड वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। कैल्शियम क्लोराइड नहीं देखा होगा, लेकिन आजकल बरसात के मौसम में आपकी मदर्स आपको हमेशा एक चीज बोलती होंगी कि शुगर वाला जो डिब्बा है, चीनी के डिब्बे को टाइटली बंद कीजिए, नमक वाले डिब्बे को टाइटली बंद कीजिए, क्योंकि ये दोनों ही क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। जो आपका टेबल सॉल्ट है, नमक है, अगर वो ढीला रह जाए ना ढक्कन उसका, तो आजकल उसमें सीलन आ जाती है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो बिल्कुल भी ऐसे फ्री फ्लोइंग नहीं रहता। तो उसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड, इट्स अ क्रिस्टल, और ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वाटर की जो कंसंट्रेशन है अंदर बाहर बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन, नाउ दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन and this is a process of absorption, ठीक है। I will explain the same with a video after the completion of this topic। आप एक वीडियो देखेंगे जिसमें एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से मॉलिक्यूल आके सेटल होते हैं, किस तरीके से डिसॉर्प्शन होती है, राइट। तो ये थे डिफरेंसेस। अब देखते हैं
एड्सॉर्प्शन होती ही क्यों है? व्हाई एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस? व्हाई एड्सॉर्प्शन? कोई भी सॉलिड सरफेस गैस के मॉलिक्यूल्स को, हमने कहा ना, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, अट्रैक्ट करता ही क्यों है? ओके, देखो बेटा, इस चीज को समझने के लिए मैं सॉलिड और लिक्विड की आपको एक डायग्राम बना के दिखाने लगी। ये आपने +1 में चीजें की हुई हैं। ओके, ये मेरे पास बीकर है, बीकर के अंदर ये वाटर है, राइट? ये वाटर मॉलिक्यूल का सेंटर वाला एक मॉलिक्यूल, तो ये चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन सारी की सारी क्या है? बैलेंस्ड। इसके ऑपोजिट यहां पे, इसके ऑपोजिट इधर, इसके ऑपोजिट ये देखिए, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, दी इट इज हैविंग बैलेंस्ड फोर्सेस। हर तरफ से इसकी फोर्सेस बैलेंस्ड है। ओके, नाउ कंसिडर द केस ऑफ अ मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट एट द सरफेस। ये वाटर की सबसे बाहर वाली लेयर है। अब मैं इस सरफेस की बात कर रही हूं, तो ये पूरा सरफेस ऐसे भरा हुआ है मॉलिक्यूल से, ऐसे ही लेयर इसके नीचे, लेयर बाय लेयर, राउंड राउंड है। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूं। ओके, अब देखो, ये दोनों ऐसे, ये इधर को, ये इधर को। अब इधर वाला तो है, इधर वाला कहां गया? इधर वाला मॉलिक्यूल देखो, नीचे भी लेयर है ना, इधर वाला है, तो इधर वाला कहां गया? इधर वाला मॉलिक्यूल है, तो इधर वाला मॉलिक्यूल कहां गया? अब ये वाली जो फोर्सेस है ना, दीज आर अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, और मैं इनको क्या बोलूंगी? रेजिडुअल। दीज आर अनबैलेंस्ड रेजिडुअल फोर्सेस। तो इस वाटर मॉलिक्यूल की, ये जो पर्टिकुलरली मैंने डार्क किया है ना, दिस मॉलिक्यूल हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन molecules of adsorbate, either they may be in vapor form or they may be gaseous particles. वाटर के ऊपर भी, वाटर के वेपर्स के अलावा किसी और गैस के वेपर्स भी आ सकते हैं, कोई और गैस के मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। तो दीज आर अनबैलेंस्ड रेजिडुअल फोर्सेस। अब ये फोर्सेस सिर्फ लिक्विड में थोड़ी ना होती हैं, सॉलिड में भी होंगी। देखें, सॉलिड्स के अंदर ये स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे ही रहता है ना। तो अगर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे, 3 डायमेंशन की हम बात करते हैं अगर सॉलिड्स के अंदर, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, इधर से फोर्सेस बैलेंस्ड, इधर से फोर्सेस बैलेंस्ड, इधर से फोर्सेस बैलेंस्ड, सब तरफ से बैलेंस। ओके, व्हाट अबाउट दिस? इधर से बैलेंस है, इधर से बैलेंस। ओके, इधर से बैलेंस है, व्हाट अबाउट दिस? इधर से बैलेंस है, व्हाट अबाउट दिस? ये इसका सरफेस था। तो आप कितनी भी कोशिश कीजिए सरफेस को, ना ये सेम चीज आ गई, अनबैलेंस्ड रेजिडुअल फोर्सेस। आप किसी भी मेटल के सरफेस को जितना भी स्मूथ कर दीजिए, सैंड पेपर लगाइए, जो भी करिए, सबसे बाहर वाली लेयर के ऊपर हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्सेस रहेंगी ही रहेंगी। और ये सिर्फ इधर ही नहीं है, इधर भी हैं, इधर भी हैं, जो भी उसके एजेस हैं। मैंने आयरन बार को चारों तरफ से रस्ट बताया था, जो भी इसके एजेस हैं, एजेस के ऊपर इट इज हैविंग रेजिडुअल अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और इन अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड और गैस, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेटल सरफेस और एनी सॉलिड सरफेस। लिक्विड में भी वही चीज है और सॉलिड में भी वही चीज है, राइट? नाउ ये जो अनबैलेंस्ड रेजिडुअल फोर्सेस हैं, दे विल गिव राइज टू द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्योंकि ये कहां पे प्रेजेंट है? दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, चारों तरफ से, जिधर जिधर भी उसका सरफेस होगा, चारों तरफ से। ओके, चलिए मैंने मान लिया कि ये सब्सटेंस था ए, ठीक है, ये रहा ए सब्सटेंस, ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। मैं आपको अभी एक कंसेप्ट क्लियर करती हूं। तो ए सब्सटेंस है, तो आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको पता है मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये। ओके, एक ए मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है।
वन ए कैन फॉर्म 4 bonds। ये मैंने 2 डायमेंशन में दिखाया, अगर इसको 3 में करें तो एक इधर को भी होगा, एक बिलो द प्लेन भी, पर हम 2D की बात करेंगे। तो देखिए इसमें आपको अनबैलेंस्ड फोर्सेस कितनी नजर आ रही है, मैं यहां से स्टार्ट करती हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये मेटल का सरफेस है, इट इज हैविंग 16 अनबैलेंस्ड फोर्सेस, 16 अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ओके डन। अब मैंने क्या किया, मैंने इस मेटल को एक्टिवेट करना है, ठीक। उसको करने के तरीके क्या हैं, आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया से कैसे जुड़ी होती है। लार्जर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, ए ए। अब हमारे पास ए की 2 लाइंस आ गई है ना, ठीक। एक ये हिस्सा आ गया ना ए वाला, 4 लाइंस थी ना, प्लस ये हमने 2 पार्ट्स हमारे पास आ गए। ओके, नाउ लेट अस काउंट अगेन unbalanced forces। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेम इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल कितनी हो गई, 24। इधर कितनी थी, 16। इधर कितनी हो गई, 24। अगर मैं यहां से भी तोड़ दूं तो देख लीजिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक में आ जाएंगी 10, 10 इंटू 4 40 हो जाएंगी। इसको भी तोड़ दिया और इसको भी तोड़ दिया, तो जितना सरफेस एरिया आप बढ़ाते जाओगे 40 हो गई। ओके, अब मैंने इसको यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया, तो पर ए एटम कितनी हो गई, 4। एक ए के साथ 4 अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तो टोटल कितनी है ये, 8 एंड 8 16, 16 4s are 64। देयर विल बी 64 रेजिडुअल फोर्सेस। आप जितना सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे अनबैलेंस्ड रेजिडुअल फोर्सेस बढ़ती जाएंगी और एड्सॉर्प्शन भी बढ़ती जाएगी। ये चीज मैंने क्यों बताई। एड्सॉर्प्शन का सबसे बेस्ट यूज किसमें होता है, गैस मास्क के अंदर। जिन सिटीज के अंदर बहुत पॉल्यूशन रहता है, हाईली पॉल्यूटेड सिटीज, वहां पे इवन जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या कुछ लोकल पीपल भी जो अपनी हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं वो यूज करते हैं गैस मास्क। उस गैस मास्क के अंदर क्या भरा होता है, दैट कंटेन्स एक्टिवेटेड चारकोल, कोयला, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड का मतलब हाईली पोरस पाउडर्ड चारकोल। ऐसा नहीं है इतना मोटा कोयले का पीस लेके आप अपने मुंह के आगे बांध ले कि एब्जॉर्प्शन हो रही है, ऐसे नहीं होगी। पाउडर्ड फॉर्म में जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ना, वो जितना भी चारकोल है गैस पार्टिकल्स को अपने ऊपर रिटेन कर लेगा, क्योंकि उसके पास अनबैलेंस्ड रेजिडुअल फोर्सेस हैं बहुत सारी, वो उनको रिटेन कर लेगा। तो एब्जॉर्प्शन का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन एंड बेस्ट एग्जांपल दैट इज यूज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन गैस मास्क्स, राइट। तो इस तरीके से जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, या दे आर रिस्पॉन्सिबल, एक्चुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब जरा इसकी थर्मोडायनामिक रिलेशन देखते हैं, थर्मोडायनामिक नेचर ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब आपने एक चीज देखी, यहां पे बॉन्ड बन रहा है बिकॉज देयर आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तो देयर इज ऑलवेज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, इन एड्सॉर्प्शन there is bond formation
between adsorbate and adsorbent, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है, और वो बॉन्ड जो है वो वीक भी हो सकता है, मतलब फिजिकल बॉन्ड जिसको हम वेंडरवाल बोल देते हैं, वेंडरवाल्स, फिजिकल बॉन्ड भी हो सकता है, और केमिकल बॉन्ड मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड। देयर इज ऑलवेज बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, और वो बॉन्ड जो है वो वीक भी हो सकता है, मीन्स दे मे बी फिजिकली बाउंड, और केमिकल बॉन्ड भी हो सकता है, दे मे हैव स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, whenever there is formation of bond, there is release of energy। बॉन्ड हम जब भी बनता है एनर्जी रिलीज होगी। तो एड्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी क्या रहता है? नेगेटिव, राइट। एड्सॉर्प्शन इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, हमेशा याद रखना, एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी एड्सॉर्प्शन होगी देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी बाहर जाएगी, सिस्टम स्टेबल होगा, बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस इन एड्सॉर्प्शन। तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, मीन्स डेल्टा जी किसके बराबर होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, अब डेल्टा एच क्या हो गया? नेगेटिव, और डेल्टा एस, अब मैं डेल्टा एस की आपसे बात करती हूं। यहां पे डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? जब भी एड्सॉर्प्शन होगी, चाहे वो किसी के भी सरफेस पे है, चाहे वो मेटल के सरफेस पे है, चाहे वो सिलिका जेल के सरफेस पे है, एड्सॉर्प्शन होगी। ये मॉलिक्यूल ऐसे थे, दूर दूर, बल्क में दूर दूर थे, ये है बल्क। बल्क के अंदर क्या है? डिसऑर्डर, रैंडमनेस, है ना। बल्क के अंदर है डिसऑर्डर एंड रैंडमनेस, लेकिन जब वो सिस्टम के अंदर आ गई, अब यहां पे क्या हो गया? ऑर्डर, और रैंडमनेस क्या हो गई? डिक्रीज। अब ये सेटल हो गया इसके ऊपर, रैंडमनेस कम हो गई, मतलब एंट्रोपी कम हो गई, ठीक। तो एंट्रोपी क्या हुई? डिक्रीज। एंट्रोपी जब डिक्रीज होती है तो साइन क्या आता है? डेल्टा एस किसके बराबर होती है? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा डिसऑर्डर्ड है तो इट विल बी पॉजिटिव, अगर प्रोडक्ट लेस है तो इट विल बी नेगेटिव। गॉट माई पॉइंट? समझ आई सबको बात? एंट्रोपी यहां पे क्या है? नेगेटिव। एंट्रोपी इज नेगेटिव, डिसऑर्डर कम हो रहा है। बल्क में वो रैंडमनेस ज्यादा है, लेकिन सरफेस के ऊपर आके रैंडमनेस कम हो गई है। एंट्रोपी मतलब सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड, हिल नहीं सकते, लेकिन सॉलिड से जैसे ही लिक्विड में गए वो हिलना शुरू कर देते हैं। लिक्विड से जैसे ही गैशियस फेज में जाते हैं, रैंडमनेस और बढ़ जाती है और फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहां उल्टा हो रहा है, पहले वो फ्री मूव कर रहे थे, फिर वो सरफेस के ऊपर आके रिटेन हो गए, ठीक है ना। तो अगर रिटेन नहीं होते तो पॉजिटिव थी, लेकिन अब क्या हुई? नेगेटिव। तो यहां पे भी क्या आया? नेगेटिव। अब देखें, डेल्टा एच नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इनटू टेम्परेचर, और यहां पे डेल्टा एच जो है इट इज हायर देन टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आएगी? डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। क्लियर? तो एड्सॉर्प्शन इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और उस एक्सोथर्मिक प्रोसेस को एंट्रोपी जो है वो फेवर नहीं करती, इस प्रोसेस को एंट्रोपी फेवर नहीं करती, राइट। तो इस तरीके से जो प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन है इट इज हैविंग डेल्टा जी नेगेटिव। इसकी जो फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज माइनस, और thermodynamically it is supported by gives free energy, right? Okay, now next हम बात करेंगे types of adsorption के बारे में। adsorption कितने तरह की होती है? I'm sure इस वीडियो से concept of adsorption and absorption
आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में with the differences between physical and chemical adsorption. Stay tuned for upcoming video. Till then, stay home, stay safe.